नमस्कार। जब भी हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? वेद, उपनिषद, दर्शन, है ना? लेकिन सोचिए, अगर मैं कहूं कि उसी दौर में सर्जरी, एस्ट्रोनॉमी और यहां तक कि इकोनॉमिक्स की भी नींव रखी जा रही थी। जी हां, आज हम इसी छिपे हुए साइंटिफिक खजाने की पड़ताल करने वाले हैं। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। दुनिया को प्राचीन भारत की सबसे बड़ी देन क्या थी? अब ज्यादातर लोगों का जवाब होगा योग, अध्यात्म या शायद दर्शन। पर असली जवाब, यकीन मानिए, इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। क्योंकि असली जवाब है विज्ञान, जी साइंस। देखिए, प्राचीन भारतीय ग्रंथ सिर्फ आस्था की किताबें नहीं थी, वो तो अपने दौर के सबसे एडवांस्ड साइंटिफिक आविष्कारों और सिद्धांतों का एक तरह से खजाना थे। तो हमारे आज के सफर का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम फिलॉसफी और आस्था से आगे देखेंगे। फिर हम बात करेंगे हीलिंग की प्राचीन साइंस की। उसके बाद हम ब्रह्मांड की गणनाओं को समझेंगे। फिर देखेंगे कि एक स्टेट का ब्लूप्रिंट कैसा होता है। और आखिर में इन सबको मिलाकर देखेंगे कि ये ज्ञान का एक यूनिफाइड विजन कैसे बनाते थे। चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, फिलॉसफी और आस्था से परे। तो सबसे पहले तो ये धारणा तोड़नी होगी कि पुराना ज्ञान सिर्फ धर्म तक ही था। असल में यहीं से एक मजबूत साइंटिफिक सोच की परंपरा शुरू हुई थी। और इस साइंटिफिक सोच का सबसे बड़ा सबूत हमें कहाँ मिलता है? वो मिलता है मेडिसिन के क्षेत्र में, यानी द एंशिएंट साइंस ऑफ हीलिंग। एक ऐसा फील्ड जहां प्राचीन भारत ने दुनिया को सच में हैरान कर दिया था। इस फील्ड के दो बड़े पिलर हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। देखिए, एक तरफ है चरक संहिता, जो दवा और बचाव यानी प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेडिसिन की बात करती है, और दूसरी तरफ है सुश्रुत संहिता, जो है आर्ट ऑफ सर्जरी। मतलब एक दवा सिखाता है तो दूसरा सर्जरी। दोनों मिलकर ही मेडिसिन को पूरा करते हैं। तो पहले चरक संहिता को थोड़ा और समझते हैं। ये सिर्फ बीमारियों के इलाज की किताब नहीं है। नहीं, ये तो एक पूरी होलिस्टिक हेल्थ गाइड है। इसमें क्या क्या है? बीमारियों की वजह क्या है, मतलब इटियोलॉजी, उनका डायग्नोसिस कैसे करें, ट्रीटमेंट के क्या तरीके हैं, यहां तक कि डाइट और लाइफस्टाइल के सिद्धांत, एनाटॉमी और हर्बल मेडिसिन, मतलब हर पहलू को कवर किया गया है। और इस सब के सेंटर में है त्रिदोष थ्योरी। यही आयुर्वेद की नींव है। ये थ्योरी मानती है कि हमारा शरीर तीन जरूरी एनर्जीज, वात, पित्त और कफ, के बैलेंस पर चलता है। और बीमारी कब होती है? जब यही बैलेंस बिगड़ जाता है। सोचिए कितना सिस्टमैटिक नजरिया था उस समय। तो असल में चरक संहिता सिर्फ एक मेडिकल टेक्स्ट नहीं है, ये तो स्वस्थ जीवन जीने का एक मैनुअल है, एक लाइफस्टाइल मैनुअल। इसका मैसेज साफ है, बीमार होने का इंतजार मत करो, बल्कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना सीखो। अच्छा, तो अगर चरक संहिता दवा की बात करती है, तो सुश्रुत संहिता हमें सीधा ले जाती है ऑपरेशन थिएटर में। जी हाँ, इसी ग्रंथ ने दुनिया को सर्जरी का पहला सिस्टमैटिक अप्रोच दिया। एक ऐसी चीज जिसकी उस जमाने में कल्पना करना भी लगभग नामुमकिन था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 300 से भी ज्यादा। इस ग्रंथ में 300 से भी ज्यादा अलग अलग तरह के सर्जिकल प्रोसीजर्स बताए गए हैं। ये उस दौर की मेडिकल एक्सपर्टाइज का कितना जबरदस्त सबूत है ना? और हाँ, ये ऑपरेशन खाली हाथ तो होते नहीं थे। सुश्रुत ने 120 से भी ज्यादा खास सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बताया है, और हर एक का अपना काम, अपनी एक खास डिजाइन थी। ये दिखाता है कि सर्जरी तब तक कितनी सटीक, कितनी प्रिसाइज कला बन चुकी थी। और उनकी उपलब्धियां तो आज भी हैरान कर देती हैं। इसमें ऑपरेशन की बहुत डिटेल्ड टेक्निक्स थीं, एडवांस्ड ऑपरेशनल मेथड्स थे, और सबसे खास बात, दुनिया की पहली डॉक्यूमेंटेड राइनोप्लास्टी यानी नाक की प्लास्टिक सर्जरी का जिक्र यही मिलता है। इतना ही नहीं, कानों के लिए भी प्लास्टिक सर्जरी की टेक्निक्स बताई गई। तो शरीर को समझने के बाद अब बारी थी ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाने की, कैलकुलेटिंग द कॉस्मोस। और इसके लिए उन्होंने दो सबसे पावरफुल टूल्स का इस्तेमाल किया, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी। और इस फील्ड के सबसे बड़े नाम थे आर्यभट्ट। उनके ग्रंथ आर्यभट्टीय ने तो एस्ट्रोनॉमी में जैसे क्रांति हिला दी। उन्होंने ही बताया कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पर घूमती है। उन्होंने ही एक्लिप्स यानी ग्रहण का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया। उन्होंने पाई की वैल्यू कैलकुलेट की और दुनिया को ट्रिग्नोमेट्री के सिद्धांत भी दिए। और फिर आया मैथमेटिक्स का शायद सबसे बड़ा आविष्कार, जीरो यानी शून्य। ब्रह्मगुप्त ने अपने ग्रंथ में पहली बार जीरो को सिर्फ एक प्लेस होल्डर नहीं, बल्कि एक असली नंबर के तौर पर डिफाइन किया। एक ऐसा नंबर जिसके अपने मैथमेटिकल रूल्स थे, अपनी प्रॉपर्टीज थीं, और इसने गणित को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया।
लेकिन ब्रह्मगुप्त सिर्फ जीरो पर ही नहीं रुके। उनका योगदान बहुत बड़ा था। उन्होंने जीरो के कॉन्सेप्ट को फॉर्मलाइज किया। उन्होंने दुनिया को नेगेटिव नंबर्स से इंट्रोड्यूस कराया, अलजेब्रा के नियम बनाए और इक्वेशन थ्योरी और ज्योमेट्री में भी बड़ा योगदान दिया। सच कहें तो आज के मॉडर्न मैथ्स की नींव उनकी ही खोजों पर रखी है। तो ठीक है, हमने ब्रह्मांड और नंबर्स को समझ लिया। अब बात करते हैं समाज को समझने की, मतलब एक स्टेट का ब्लूप्रिंट। प्राचीन भारत ने सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि एक कामयाब राज्य कैसे चलाया जाए इसका भी एक पूरा शास्त्र तैयार किया। और इसके पीछे जो जीनियस माइंड था वो था चाणक्य का। चाणक्य का अर्थशास्त्र। अब नाम सुनकर लगता है कि ये इकोनॉमिक्स की किताब होगी, पर यह असल में स्टेटक्राफ्ट, गवर्नेंस और इकोनॉमिक पॉलिसी पर एक कॉम्प्रिहेंसिव मैनुअल है। कह सकते हैं कि ये उस दौर की सबसे प्रैक्टिकल गाइड बुक थी। और इसका सबसे दिलचस्प कॉन्सेप्ट है सप्तांग थ्योरी, यानी राज्य के 7 अंग। चाणक्य ने एक स्टेट को एक जिंदा शरीर की तरह देखा जिसके 7 हिस्से हैं: राजा यानी किंग, मंत्री यानी अमात्य, प्रजा और जमीन यानी जनपद, किला यानी दुर्ग, खजाना यानी कोष, सेना और न्याय यानी दंड, और 7वां सहयोगी यानी मित्र। और उनका मानना था कि अगर एक भी अंग कमजोर हुआ तो पूरा राज्य बीमार पड़ जाएगा। तो हमने मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी और पॉलिटिक्स, इन सभी फील्ड्स को देखा। पर सबसे कमाल की बात ये नहीं है कि ये सब कितने एडवांस थे। सबसे कमाल की बात तो ये है कि ये सब आपस में कितने गहरे जुड़े हुए थे। एक यूनिफाइड विजन ऑफ नॉलेज। इस टेबल में हम एक क्विक रिकैप देख सकते हैं। मेडिसिन में चरक संहिता, सर्जरी में सुश्रुत संहिता, एस्ट्रोनॉमी और मैथ्स में आर्यभट्टीय, फिर ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और पॉलिटिकल साइंस में अर्थशास्त्र। हर फील्ड में एक सिस्टमैटिक, साइंटिफिक और लॉजिकल फ्रेमवर्क था। ये सिर्फ अलग-अलग खोजें नहीं थी बल्कि एक पूरी नॉलेज सिस्टम थी। और यही इस पूरे विश्लेषण का सार है कि प्राचीन भारत में साइंस और फिलॉसफी अलग-अलग नहीं थे, बल्कि विज्ञान, जीवन, समाज और शासन के एक इंटीग्रेटेड सिस्टम के तौर पर विकसित हुए थे। ज्ञान का मकसद सिर्फ ब्रह्मांड को समझना नहीं था, बल्कि एक बेहतर जिंदगी, एक बेहतर समाज और एक बेहतर राष्ट्र बनाना था। सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज जब हम हर सब्जेक्ट को अलग-अलग कंपार्टमेंट में बांटकर देखते हैं, तब नॉलेज का ये प्राचीन इंटीग्रेटेड अप्रोच हमें आज की दुनिया में क्या सिखा सकता है? क्या हम इससे प्रेरणा लेकर एक ज्यादा बैलेंस्ड दुनिया बना सकते हैं? सोचिएगा जरूर।